चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा हुआ है एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। अब देखो यहाँ पर 455 छात्र फेल हुए हैं, यहाँ पर परसेंटेज हमारा दिया हुआ है 35%। तो हम ऐसा करते हैं, टोटल यानी परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे होंगे, 100% बैठे होंगे टोटल। अब 100% में अगर 35% विद्यार्थी अगर पास हुए हैं तो आप कहेंगे 65% विद्यार्थी फेल हुए होंगे। सीधी सी बात है, अगर 35 पास तो 65 फेल होंगे। यही फेल वाला वैल्यू दिया हुआ है 455, तो हम इसी से कंपेयर कर लेंगे। यानी हम कह सकते हैं 65% यूनिट दिया हुआ है 455, ये इसका कितने गुना है, तो आप कहेंगे ये इसका 7 गुना है। कितना है, 7 गुना तो है। अब हमको 100% निकालना है तो इसी का 7 गुना कर देंगे तो आप कहेंगे 700 आएगा। सिंपल सवाल था। परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब देते रहिए, आंसर सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहां पर देखिए लिखा हुआ है किसी संख्या के 60% का 35% यदि 10.5 हो तो संख्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है। संख्या हमने मान लिया एक्स है, इसी का 60% बोला है तो 60/100 कर देंगे, इसी का 35% बोला है 35/100 कर देंगे, सीधी सी बात है। और यही क्वेश्चन में बोला है 10.5 के क्या है, बराबर है। बस आपको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दशमलव हटा के आप ऐसा करते हैं, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखिए जीरो जीरो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 35 ये तिरका कितना होता है, 105 होता है, बिल्कुल होता है। इस तरीके से काट लेंगे। अब आप कहेंगे 10 से ये जीरो से जीरो काट लीजिए, यानी ये आ जाएगा आपका 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी ये आएगा आपका 1/50 आ जाएगा। ये 50 उधर चला जाएगा तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा 50। वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। सिंपल सवाल था, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर देखिए पूछा गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अब आपको घबराना नहीं है, जैसे सवाल में बोला है ना वैसे ही करिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, हमने मान लिया कि दो संख्याएं हमारी कौन है, ए बी है, इन्हीं के वर्गों का योग बोला, यानी हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है उनके वर्गों का तथा उनके अंतर का वर्ग। अंतर का वर्ग समझते हैं ना, यानी ये कहना चाह रहे हैं इन दोनों का अंतर ले लो, इसी को वर्ग कर दो, और यही क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है। अब तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है कि नहीं होता इसका फार्मूला। अब बराबर में है 36, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें 68 दिया ही है, यानी यहाँ पे 68 लिख लेंगे, माइनस का 2ab आएगा, बराबर आपका आ जाएगा 36। अब आप कहेंगे 2ab को इधर भेज दीजिए, यानी 68 में से 36 घटा लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 2ab बराबर 68 में 36 घटाएंगे, 8 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में 3 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा। यहां तक कर लेंगे। ए बी निकालना है, उन संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, यानी ए बी तो क्वेश्चन में पूछ ही रहा था कि ए बी कितना होगा, इसी में 2 से भाग नहीं दे पाएंगे तो ए बी की वैल्यू 16 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ये भी बढ़िया सवाल है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। अब देखो सबसे बड़ा बताना है, ये देख रहे हो ना, ये पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर लगा है। जैसे दोस्तों एक चीज हम आपको पहले बता देते हैं हल्का सा, जैसे हमने कहा ये ए की पावर m है, इसकी पावर n है, और हमने लिखा है ए की पावर m और ब्रैकेट लगा के n लिख दिया। ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट लगा दिया है तो इसका मतलब इन पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, बट अगर इस तरीके से लिखा है ना तो इसका मतलब अलग होता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 2 की पावर 2 है ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 होता है। अब इसकी जगह हम 4 रख देंगे, फिर ये 2 की पावर आएगा 4, तो 2 की पावर 4 यानी 3 की पावर 16 आ जाएगा। पहले वाली का आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 16 आएगा। अब ये देखिए ये ब्रैकेट के ऊपर मतलब ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका सीधे आएगा 3 की पावर 8। इस चीज को समझते रहिए। और यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा है ना, इसका ये मतलब ये मल्टीप्लाई में क्या है, ये मल्टीप्लाई में अंडरस्टूड है। तो इन तीनों का पावर यानी 3 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 ये लिखा हुआ है, तो इसका करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब ये भी आपका 3 की पावर कितना है, ये भी आपका 3 की पावर 8 ही आ जाएगा। और इसके बाद आगे आपका लिखा हुआ है 3222, ये लिखा हुआ है। तो अब ये बताइए इनमें से सबसे बड़ा आपको नहीं दिख रहा है 3 की पावर 16, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी।
तो बस यही वाला हो गया, सबसे बड़ा पूछा गया है। तो 3 की पावर 16 तो किस में आ रहा था, तो आप कहेंगे 3 की पावर 16 इसमें आ रहा था सॉल्व करने पे। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप सीधे बता देंगे, आपको सॉल्व नहीं करना है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार कितना होगा। अब देखो 10 नाविक में से 56 किलोग्राम के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आया है और यहाँ पर वृद्धि हुई है, इसका मतलब यहाँ पर 56 से तो कोई ना कोई अधिक आया होगा, तो 56 में से हमें जोड़ देना है। अब यहाँ पर देखो 800 ग्राम बढ़ा है, तो 10 नाविक है 10 में बढ़ेगा, तो आप कहेंगे 10 गुणे 800 कर देंगे, यानी टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 8000 ग्राम आ जाएगा। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे 8 किलोग्राम बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो व्यक्ति जो आया है वो 56 किलोग्राम से 8 किलो और अधिक होगा, यानी 56 8 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 64 किलोग्राम आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ गए होंगे, और ये आपके जो 5 सवाल हमने कराया है ये आपके 5 नंबर के मैथ के आने भी हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हम लेते हैं रीजनिंग के, और रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको यहाँ पर जवाब देना है। आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन अच्छे से। यहाँ पर देखिए गरीबी है, जनसंख्या वृद्धि है, मृत्यु है, बेरोजगारी है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए तो देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि होगी। जनसंख्या अगर वृद्धि होगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो गरीबी तो बढ़ेगी, कन्फर्म में बढ़ेगी। बेरोजगारी होगी तो गरीबी भी होगी, अगर गरीबी होगी तो बीमारियां भी होंगी, अब बीमारियां होंगी तो मृत्यु भी होगी। यानी इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। इस तरीके से आपको अर्थपूर्ण क्रम में लगाना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए बी सी डी आरोही क्रम में है, बी डी और ई अवरोही क्रम में है। बताइए निम्न में से कौन सा आरोही या अवरोही क्रम में है। तो सबसे पहले देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम आरोही क्रम की बात करेंगे, आरोही क्रम में बोला है, इसका मतलब यहाँ पर ये आरोही यानी छोटा से फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आरोही क्रम में बोला ये क्वेश्चन में ए बी और सी और डी, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। आगे दूसरी लाइन पे बोला था बी डी और ई आरोही क्रम में। अब हमको देखो ये पता चल गया है कि बी डी में से आप देखिएगा, बी डी में से आपको दिख रहा है ना, बी डी में आपको डी बड़ा दिख रहा है, डी बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब डी तो बड़ा रहेगा और वही क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा पहले डी आएगा, फिर इससे छोटा कौन सा आएगा, बी आएगा। इससे हमने अंदाजा लगा लिया ना, हमने पता चल गया कि डी बड़ा है, तो इस तरीके से लिखेंगे। और वही क्रम में घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा इन दोनों में कौन होगा, डी बी में डी बड़ा होगा। अब इसके बाद ई की बात हो रही है, ई का मतलब ई सबसे क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ तक आप कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहीं पे पूछा गया है, अब ये दो इक्वेशन इस टाइप के मान लो बन गया। अब यहाँ पर पूछा गया बताइए कौन सा आरोही अवरोही क्रम में होगा। ऑप्शन को आप देख लेते हैं। ऑप्शन के बाद देखिए यहाँ पर अगर हम आरोही की बात करिए, अवरोही की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो ई, ई अगर देखो ई हमारा क्या सबसे छोटा है, बी इससे बड़ा है, और बी से बड़ा क्या सी है, क्या बिल्कुल बड़ा है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं बना देता है, ठीक है ना, ये हमारा अवरोही क्रम में बना देता है घटते क्रम में, देख रहे हो। क्योंकि ये कंडीशन ई और सी में तो नहीं लग रही, ई और सी में नहीं लग रही है, क्योंकि ई हमारा यहाँ पर है और सी, ठीक है ना, तो ई सी में नहीं लग रहा। तो यहाँ पर देखिए आई डी सी और डी बी सी, यहाँ पर ई बी सी, थर्ड वाला डी बी और सी, डी लोगे। और ये देखो एक सार्थक क्रम होना चाहिए, तो आरोही बनाए या तो अवरोही बनाए, दो में तो एक बनाना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ई बी और सी, तो ई बी और सी आपका आरोही क्रम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हमको दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आरोही क्रम समझते हैं ना। आरोही क्रम का मतलब यही हुआ कि यहाँ पर देखो बढ़ते क्रम में, यानी देखो ई इनमें से क्या है, ई क्या, ई छोटा है कि नहीं छोटा है, ई से बड़ा बी है कि नहीं है। अब बी से बड़ा आपका कौन है, सी है। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा जाएगा, ये हमने जो लिखा है ये कौन सा क्रम है, आरोही वाला है। कौन सा है, आरोही क्रम है। उम्मीद है दोस्तों रीजनिंग है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चाहे ये वाला फॉलो करे ये वाला, तो ये वाला इसी में फॉलो कर रहा है, बाकी किसी में नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ हैं, कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। चलिए लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है
कोमल जो है श्रीमती सुमन की बेटी है, यानी सुमन की बेटी, यानी सुमन की बेटी कौन है? सुमन की बेटी कौन है? कोमल है। सुमन की बेटी कौन है? कोमल है, ठीक है ना। सुमन की बेटी यानी कोमल जो है सुमन की बेटी है, चलो ठीक है। और सोनम जो है कमल की बेटी है, सोनम जो है कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं, यानी राजा राम जो है सुमन के ससुर हैं, यानी सुमन के ससुर समझते हैं ना, सुमन के ससुर यानी यहाँ पर इनके कोई ना कोई तो पति रहे होंगे यहाँ पे, और पति के यानी जो पिता होंगे, ये जो पिता होंगे ना, ये यही तो इनके ससुर लगेंगे। देखो ससुर कब होता है? इनके जो पति होंगे, पति के पापा जो होते हैं वही ससुर होंगे ना। तो बोला है, कहाँ चला गया, यदि राजा राम सुमन के ससुर, यानी ये राजा राम होंगे। ये कौन है? राजा राम है। तो वो राजा राम हो गए। अब पति इनका नहीं पता हमें कौन है, चलो ये राजा राम सुमन के ससुर है और सुरेखा के पति हैं, और सुरेखा के पति हैं, यानी ये इनकी इनकी पत्नी होगी सुरेखा। इनकी पत्नी कौन होगी? एक सुरेखा होगी, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। ये पति पत्नी होगी सुरेखा, यानी सुरेखा, यानी ये पति पत्नी होगी, इतना आप समझ लीजिए। ये मतलब लिखा है ना कि सुरेखा के पति हैं, यानी जो ससुर है सुरेखा के पति है, पति पत्नी है। और यहाँ पर लिखा जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, बच्चे कमल की माँ है, यानी ये कमल ये होगा कमल। अब देखो कमल के पापा हो गए, सुरेखा इनकी मम्मी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और यही अच्छा इन्हीं के सुमन के पति कमल हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है प्रश्न में? क्या लिखा है? कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? कोमल सोनम से, यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं और सोनम कमल की बेटी है। अच्छा सोनम वाला हम छोड़ दिए क्या, ये वाला सोनम कमल की बेटी है, यानी सोनम यहाँ पर आएगा। सोनम कौन है? कमल की बेटी है, ये चीज सोनम कमल की बेटी है। तो प्रश्न में क्या बोला है? अच्छा ये बताओ, ये जब पति पत्नी है, इन्हीं के तो दोनों बच्चे होंगे ना, कोमल सोनम। तो पूछा क्या गया? कोमल सोनम क्या है? बहनें हैं दोनों आपस में, बस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों थोड़ा समझाने के लिए आपको इतना बताया है, बाकी आसान सवाल था, आप तेजी से लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्न में से असंगत को चुनिए। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, विश्व व्यापी तापक्रम वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, लेकिन ये हमारा प्रदूषण से फैलता है, बढ़ते प्रदूषण से फैलता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग ही हमारा इससे में से सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमारा कैलेंडर का आ गया है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों आपको हमने इसका एक ट्रिक बताया था। कैलेंडर का जो कोड होता है 033614625035। कैलेंडर का हमने वीडियो बनाया है, प्ले लिस्ट बनी है, आप उसके माध्यम से पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरे 12 महीने कोड होता है। अब यहाँ पर देखिए याद करने का हमने ट्रिक बताया था। अगर 1600 शताब्दी होती है, यहाँ 6 आता है ना, इसका कोड 6 होता है। इसी प्रकार जब 1700 की शताब्दी होती है, इसमें 2 कम कर देंगे, 4 होता है। फिर आएगा आपका कितना आएगा? 1500 आएगा। 1600 के बाद यहाँ पर 1700, 1800 आएगा। 1800 आएगा, इसका मतलब एक 100 बढ़ाते हैं ना, दो दो यहाँ पर कम करते रहते हैं। फिर आपका 1900 आएगा शताब्दी, इसका कोड 0 होता है। फिर आपका 2000 आता है, 2000 में फिर आपका 6। इस तरीके रिपीटेशन होने लगता है, 6420 6420। ट्रिक होती है कि 1600 में 6 आता है, इसका मतलब पहला कोड 6 होगा 1600 का। 1700 में जाएंगे 2 कम कर देंगे 4 होगा। 1800 में जाएंगे 2 कम कर देंगे 2 कोड होगा। 1900 में 0 होता है, 2 में 2 कम करेंगे, यानी 2 2 कम करते चले जाना है। हमें कुल मिला के हमें मतलब था 1700 कोड, यानी 4 से मतलब था, ठीक है ना। चलो सबसे पहले 4 जुलाई लिख लेते हैं। 4 जुलाई ऐसे लिख लेंगे। जुलाई का मतलब लास्ट के 76 जो ईयर है उसको भी लिखते हैं। जुलाई का पहले कोड लिख लो। ये तो जुलाई हमने 4 लिख लिया ना। जुलाई कोड कौन सा होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई कोड 6 आ रहा है, ठीक है ना। सही है, देख लो 3 3 6 7 सही है। जुलाई का कोड हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। अब आपको लास्ट के साल के 2 साल लिखने हैं, यानी 1976 में लास्ट के 76 लिखना है। अब 76 में 4 से भाग भी देते हैं, जो भागफल आता है वो लीप ईयर बताता है। 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3, यानी 4 नहीं है 36। यहाँ पर आपका 19 आ जाएगा, 19 लिख लेंगे। अब ये जो कोड हमने लिखा है 1700 का, ये भी लिखना पड़ेगा 4। अब इन सबको आपको जोड़ देना है। आप जोड़ लीजिए 6 4 10 16 16 9 25 4 29, और यहाँ पर 7 1 8 8 2 10। अब आपको इसमें 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 एकम 7, यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर आएगा 7 पन्ना 35, यानी हमें शेषफल से मतलब है। शेषफल इसका 4 आया है। इसका मतलब 4 हमारा कौन सा दिन होता है? 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार और 4 बृहस्पतिवार, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। इस तरीके से दोस्तों आपको कैलेंडर में ये मंथ कोड याद होना चाहिए, शताब्दी कोड याद होना चाहिए। इस तरीके से आप जोड़ के सीधे निकाल सकते हैं, कोई टाइम फिल नहीं होगा, ठीक है ना। हम बता रहे हैं इसलिए टाइम ले रहे हैं, आप लगाएंगे परीक्षा में और तेजी से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अब हमारे सवाल शुरू होते हैं पाई चार्ट के।
पाई चार्ट का भी सिलेबस में आपके है। चलिए इस सवाल को थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है ना। चलो अब दिख रहा होगा, उम्मीद है। ये आपका सवाल है। देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि 6 राज्य हैं, इनकी टोटल जनसंख्या दी गई है 1,50,00,000। राजस्थान, उत्तर प्रदेश इस तरीके से लिखा गया है, ये राज्य हैं। और यहाँ पर पुरुष महिला का अनुपात भी दिया गया है। पूछा गया गुजरात एवं राजस्थान में महिलाओं की संख्या का अनुपात बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम पहले गुजरात में निकाल लेते हैं। टोटल जनसंख्या तो हमारे पास कितना है, ये टोटल जनसंख्या हमारे पास कितना है, 1,50,00,000 है। कितना, 1,50,00,000 ये आपके पास है, ठीक है ना, 450। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि गुजरात का परसेंटेज कितना था, 17% है, यानी 17/100 आएगा इंटू। इसके बाद यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 6 है। टोटल कितना आएगा, 9 6 15। ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो तो कैंसिल कर सकते हैं, 15 कम 15 कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर आएगा कितना, 4 जीरो। आगे कितना आएगा, 4 जीरो आएगा। और 17 छक्का 102, यानी ये आपका आ जाएगा 102 और 4 जीरो, ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों महिलाओं की संख्या निकालेंगे। महिलाओं की संख्या निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। महिलाओं की संख्या निकाल लीजिएगा, कैसे निकालेंगे, 1,50,00,000 का आप राजस्थान की 18% निकालिएगा, 18/100 करिएगा, ठीक है ना। और फिर राजस्थान का यानी 7 बटे कितना आ जाएगा, 8। इस तरीके से जितना आएगा निकाल लीजिएगा, जो आए यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब फिर दोनों क्या कर देना, जोड़ देना, आपका कुल जनसंख्या आ जाएगी। ये कैलकुलेशन है, आप घर पे कर सकते हैं। इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके कौन सा आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, फिर आप कहेंगे वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो इतना आप घर में कर ही सकते हैं कैलकुलेशन तेजी से। एक हमने कर दिया, एक आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम और कर दें क्या, हल्का सा। चलो अब आपको दिख रहा होगा। पूछा गया है गोवा एवं महाराष्ट्र की जनसंख्या का अनुपात बताइए। अब देखिए गोवा का हमारा कितना है, 8% है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र कितना है, आपका कहेंगे महाराष्ट्र का तो 16% है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया अनुपात बताइए, 8% 16%, डायरेक्ट अनुपात निकाल लेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1:2 बस। अब ये जनसंख्या का निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, निकालोगे फिर काटोगे तो आएगा यही, तो सीधे परसेंटेज से काट लीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1:2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। और यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है राजस्थान की जनसंख्या महाराष्ट्र की जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए राजस्थान की जनसंख्या आपको दिख रहा है 18% है, महाराष्ट्र की जनसंख्या से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 18, यानी 16 से 18 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 2 अधिक है। बटे में आएगा 16, जहां से अधिक होता है बटे में आता है। परसेंटेज पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/16, यानी 50/3 का मतलब कितना होता है, 12.5% होता है ना, 12.5% होता है ना। 1/8, अच्छा 1/8 आएगा, ठीक है। 1/8 इंटू 100 यानी 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इसी तरीके से आपको पाई चार्ट एग्जाम में तेजी से लगाना है। अब यहाँ पर देखिए 88 नंबर में क्या पूछ रहे हैं, 88 नंबर में देखिए क्या पूछे हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है, आपको समझना है। पूछा गया है कर्नाटक एवं गोवा में पुरुषों की औसत संख्या बताइए। अब बताइए कर्नाटक गोवा में पूछा है, तो पहले आप कर्नाटक में निकालिए। कर्नाटक में क्या निकालेंगे, पुरुषों की संख्या निकालेंगे ना। तो ये भी तो थोड़ा कैलकुलेशन तो बढ़ा ही दिया है। तो सबसे पहले एक ये जो लिखा है ना, 1 करोड़ कितना था, 50 लाख था, पहले जैसे सवाल बना दिया, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पर कर्नाटक का बोला है, कर्नाटक कितना था परसेंटेज, 19% था। और कर्नाटक में अगर यहाँ पे हम बात करते हैं पुरुष, तो कर्नाटक है कहाँ, ये है। तो पुरुष कितना आएगा, 7/15, कितना आ जाएगा, 7/15, ठीक है ना, 7/15। इस तरीके से आपको इसमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो कटेगा, यहाँ 15 के बाद 4 जीरो, 19 सत्ते 133, यानी आपका आ जाएगा 19 सत्ते 133 और 4 जीरो, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। गुणा भाग कर लीजिएगा, आ जाएगा। और इसी प्रकार अब हमसे पूछा है गोवा में, तो गोवा में देखिए गोवा में पुरुषों की संख्या, तो गोवा हमारा कहाँ है, गोवा ये 8% है, यानी फिर से हम निकालेंगे इसी का 8%, ठीक है ना। इसी का 8% निकाल लीजिएगा, निकाल दे क्या, चलो कहाँ पे निकालें इसको, यहाँ पे निकाल देते हैं। एक और कितना था, 50, 1 2 3 4 5, इसका निकालेंगे 8%, 8/100 आएगा इंटू। अब गोवा में पुरुष कितने हैं, तो आप कहें गोवा में पुरुष तो 5/12 है, 5/12। अब इसको आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगी ना, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिएगा, लिख देंगे।
पूछा गया औसत संख्या बताइए, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा। किससे भाग कर देना? 2 से। कैलकुलेशन है। अब यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, मोबाइल हम कहाँ कहाँ कैलकुलेशन करें। तो इतना आप कर सकते हैं, हमने आपको हिंट दे दिया। इसको सॉल्व करके बाद यहाँ जो वैल्यू आए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, आपका औसत निकल आएगा। इसका भी आंसर बताइए कमेंट करके कितना आएगा, ठीक है ना। जो कैलकुलेशन वाले बड़े बड़े सवाल है वो आप घर पे लगाइएगा, यहाँ टाइम बहुत बर्बाद होगा बेवजह, कोई मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर, आपको हमने हिंट दे दिया है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 89 नंबर देखिए, गोवा की जनसंख्या महाराष्ट्र की जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो, थोड़ा सा और बड़ा कर दें क्या? थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, बड़े हैं इसलिए थोड़ा हल्का सा देखने में भी आपको हल्का सा महसूस हो रहा होगा। देखिए गोवा की जनसंख्या, तो गोवा तो आपका 8% है, हम बोल दे रहे हैं ना गोवा का 8% लिखा हुआ है। महाराष्ट्र की जनसंख्या, महाराष्ट्र की जनसंख्या कहाँ है? ये तो 8 है, ये 16, कितने प्रतिशत कम है? तो आप कहेंगे 8 से 16 यानी कितना कम है? 8 ही तो कम है ना। तो 8 ऐसे समझो ना, ये 16, 8 कितना कम है? 8 कम है, बटे में कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है ना। और परसेंटेज में पूछा गया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, यानी इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 50%, ठीक है ना। कितने प्रतिशत कम है? तो आप कह देंगे इसका आंसर कितना। देखो जब कम कहेगा तो अधिक से कम में पहुंचते हैं, याद रखिएगा। जब अधिक कहता है तो कम से अधिक में पहुंचते हैं। कम बोला ना तो हम अधिक से कम में पहुंचेंगे, तो 16 वाला बटे में लिखा जाता है। अगर यही अधिक कह दिया होता तो 16 में 8 घटाते तो 8 तो ऊपर रहता ही, लेकिन फिर बटे में 8 आता, याद रखिएगा। तब उसका आंसर आपका दूसरा हो जाता 100%, ठीक है ना। तो इसका आंसर 50% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके की हमने आपको एक पाई चार्ट कराया है, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। जैसे भी लगा हो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों